हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। वन शॉट वीडियो रहने वाली है, आधे घंटे में पूरा चैप्टर डिटेल में सारे टॉपिक्स के साथ मैं आपको कवर करवा दूंगी और इस एक वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं रह जाएगी। तो चलो फटाफट से अपना चैप्टर जो है हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 2 की पार्ट 1, 2, 3 तीन वीडियोस में चैप्टर 2 पूरा डिटेल में किया था विद अ बोनस टिप एट द एंड कि चैप्टर 2 को पूरे को कैसे याद करें। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद ही चैप्टर 3 जो है करने का हमें पॉइंट समझ आएगा। देखो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़े थे कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर मतलब आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल लोग अगर बिजनेस करना चाहें वो किस किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि प्राइवेट लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हैं या फिर एक पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी कि ये सारी चीजें हम कर सकते हैं अगर हमारे जैसे प्राइवेट लोगों को बिजनेस कभी खोलना है तो। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे जैसे प्राइवेट लोग ही बिजनेस करें। सरकार, हमारे देश की गवर्नमेंट, वो भी बिजनेस कर सकती है। तो अगर हमारे देश की गवर्नमेंट जो है, यानी कि हमारे देश का जो पब्लिक सेक्टर है, अगर वो बिजनेस करना चाहे तो वो किस किस तरीके से बिजनेस कर सकता है वो हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर इंडिविजुअल्स को, हमें प्राइवेट लोगों को बिजनेस करना है तो हम अपनी छोटी सी दुकान खोल सकते हैं और हम उसको बोलेंगे कि हमने एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस खोला है। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है तीन तरीके से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप ले सकती है। किस किस तीन तरीके से गवर्नमेंट बिजनेस खोल सकती है? या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोल ले, या गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खोल ले, या फिर एक गवर्नमेंट कंपनी खोल ले। तीन तरीके से हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इन्हीं तीनों तरीकों को हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तरीके से, जो कि है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, ये ना हमारी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है। इसमें और गवर्नमेंट में कोई अंतर, कोई फर्क कुछ नहीं होता है। मैं बोलूं अगर गवर्नमेंट ने खुद ने ही अपना एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिया और उस डिपार्टमेंट के अंदर अगर गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है तो मैं उसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलूंगी। यानी कि इसमें और सरकार में कोई फर्क नहीं है, ये क्या है, गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या है, गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया। अपने ही गवर्नमेंट के सिनेरियो के अंदर, अपनी ही पूरे गवर्नमेंट का जो रूल है उसी के अंदर अपना एक मिनिस्टर बिठा दिया और एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया बिजनेस करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया है, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आती है हमारे पास रेलवेज के। रेलवे में जब आप जाते हो, ट्रेन में जब आप जाते हो तो आपको पैसे भरने पड़ते हैं, टिकट के आप पैसे भरते हो। तो उससे जो है रेलवेज बहुत सारा अच्छा खासा पैसा कमाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हमारा रेलवेज कमाता है। अब रेलवेज है क्या, रेलवे मिनिस्टर होता है हमारे देश का। हमारे देश में जो है रेलवेज विद इन द गवर्नमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसके सरकारी एम्प्लॉइज हैं, जिसका सरकारी एक मिनिस्टर है जो पार्लियामेंट में बैठता है। तो रेलवेज इसीलिए क्या है, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। सो देखते हैं क्या होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डूइंग अ पब्लिक सेक्टर बिजनेस। तो सरकार को अगर बिजनेस करना है तो उसका सबसे पुराना तरीका क्या है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। होता क्या है, इट इज एस्टैब्लिश्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट की ही मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट की तरह इसको एस्टैब्लिश किया जाता है एंड आर कंसिडर्ड अ पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। और इनको सरकार की मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट माना जाता है। सरकार की मिनिस्ट्री के अंदर ही एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि रेलवेज का डिपार्टमेंट है अंडर द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। उसमें एक गवर्नमेंट का रेलवे मिनिस्टर होता है जो रेलवे डिपार्टमेंट में बैठता है, वहां के सारे डिसीजन मेकिंग करता है। इट थ्रू दी ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स जो है इसमें काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट के जो हमारे पास आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वही यहाँ पे काम करते हैं। इसके जो एम्प्लॉइज हैं उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलते हैं। तो अगर कोई रेलवेज में फॉर एग्जाम्पल काम कर रहा है तो वो सरकारी एम्प्लॉय है। सरकारी एम्प्लॉय का मतलब है कि उसको जो सरकार ने टर्म्स एंड कंडीशंस बोली हैं, सैलरी, पेंशन, छुट्टियां, जो कुछ बोले वो छुट्टियां, वो सब कुछ उसको मिलेगा। और जो उसको सैलरी मिलेगी वो कहां से आएगी, सरकार की ट्रेजरी में से वो सैलरी आएगी। सरकार अपने पास से उसको जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, रेलवे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को सैलरी देगी। तो रूल्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल। यहाँ पे जो रूल्स लगते हैं वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एप्लीकेबल है। यहाँ पे जो है
इसके एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोला जाता है। गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है, इसमें और गवर्नमेंट में कोई अंतर नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, रेलवेज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके अलावा पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माने जाते हैं। आगे देखिए अगर इसके फीचर्स, तो मैंने क्या बोला, इनको पैसा कहां से मिलता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से। गवर्नमेंट की ट्रेजरी का देखो क्या मतलब है, जैसे हमारे घर में होता है कि हमारा सारा पैसा कहां जाएगा, हमारे घर की कोई तिजोरी होती है, घर का कोई एक ऐसा पर्स होता है जहां पे घर का सारा पैसा होता है। वैसे ही सरकार का सारा पैसा कहां होता है, कोई ऐसा थोड़ी है कि अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो मोदी जी के नाम पे बैंक अकाउंट होगा, उसमें पैसा होगा, नहीं। सरकार की अपनी एक ट्रेजरी है जिसमें से सरकार सारा खर्चा करती है और जितना भी टैक्स वगैरह सरकार कलेक्ट करती है वो सारा उसी ट्रेजरी में जाता है। तो सरकार की ट्रेजरी है जो आरबीआई के पास होती है, इसमें सरकार का सारा पैसा होता है और इसी में से सरकार डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को फंड्स देती है, इसी में से सारे एम्प्लॉइज की सैलरी जाती है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल इस पे वही वाले लागू होते हैं जो गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स पे लागू होते हैं। तो गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट जिस टर्म्स एंड कंडीशन, जिस रूल के अंडर अकाउंटिंग कर रही है, सेम रूल्स इस पे भी एप्लीकेबल होते हैं। इसके जो एम्प्लॉइज हैं उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मानते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट के लोग यहाँ पे काम करते हैं। सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसी का एक एक्सटेंशन या पार्ट है, डिवीजन है, वो हमने पढ़ लिया। इट इज अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री, ये सीधा मिनिस्टर्स को, ये सीधा मिनिस्ट्रीज को, यानी कि ये सीधा पार्लियामेंट को अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल। अकाउंटेबल का क्या मतलब है, जवाबदेही, आंसरेबल। ये किसको आंसरेबल होती है, सीधा टू द पार्लियामेंट, टू द मिनिस्टर्स ऑफ अ कंट्री, जिनको हमने इलेक्शन में इलेक्ट करा है, सीधा उनको ये जवाबदेही इनकी होती है, सीधा उनको आंसरेबल होते हैं। मेरिट्स की अगर बात करें तो मेरिट्स देखो क्या है, फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन। तो देखो जो पार्लियामेंट है हमारे देश का, लोकसभा राज्यसभा जो पार्लियामेंट है हमारा, वहां पे जो मिनिस्टर्स बैठते हैं वो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और वहां पे ऑपोजिशन भी बैठा होता है, तो वहां पर जो है बहुत अच्छी खासी इनके ऊपर चर्चा होती है। वहां पे जो है इनको जवाब देना पड़ता है कि हमने कोई काम किया तो क्यों किया, तो वहां पे बहुत अच्छा खासा इनका जो है ऑपरेशंस का ध्यान रखा जाता है कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पार्लियामेंट में इनको जवाब देना पड़ता है जहां पे ऑपोजिशन के भी मिनिस्टर्स बैठे होते हैं। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, अब क्योंकि पार्लियामेंट में हो रहा है तो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन भी बैठा है, पार्लियामेंट में जो भी कुछ हो रहा है वो सारा लाइव टीवी पे पूरे देश के लोग देखते हैं, तो पूरे देश के लोगों को पता चलता है कि रेलवे डिपार्टमेंट में या जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसमें क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है। तो वहां पे पब्लिक, हमारे देश की जनरल जनता जो है उनको आपकी जवाबदेही होती है थ्रू द पार्लियामेंट। रेवेन्यू जो होता है इसका वो कहां जाता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। तो जितना भी प्रॉफिट हमारा रेलवे डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल कमा रहा है वो सारा प्रॉफिट कहां जाएगा, सरकार के ट्रेजरी में जाएगा। लेकिन बदले में इनका जो भी एक्सपेंडिचर होता है, इनको जितने भी पैसे की जरूरत होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, वो सारा पैसा कहां से आता है, सरकार के ट्रेजरी में से ही आता है। तो ये क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है क्योंकि जितना भी पैसा आएगा वो कहां जाएगा, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। Where national security is concerned, this form is most suitable. For example, अगर हमें डिफेंस से रिलेटेड कोई काम करना है तो डिफेंस के केस में हमें जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोलना सबसे बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमारे देश की सरकार के लोग होते हैं, हमारे देश के मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे देश के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सीक्रेसी आप मेंटेन कर सकते हो, आपको बाहर वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप इट सीक्रेट एंड आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं, इसलिए जब डिफेंस जैसी हमारे देश की जो है नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो वहां पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोलना और उसके थ्रू बिजनेस करना कि डिफेंस इक्विपमेंट्स अगर आपको चाहिए, कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस करना है, तो वहां पे इस फॉर्म से बिजनेस करना सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री, क्योंकि ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर है, तो वहां पे इनके लिए बिजनेस करना एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है जहां पे डिफेंस जैसी हमारी सिक्योरिटी की बात आती है। बट कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरिट्स हैं डीमेरिट्स नहीं है। तो डीमेरिट्स देखते हैं क्या है। पहला डीमेरिट है फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये सरकार के अंडर है तो आपको पता है सरकार का हर चीज के लिए एक रूल होता है, हर चीज के लिए एक प्रोसेस होता है कि पहले एक डिपार्टमेंट में आपकी फाइल जाएगी, फिर दूसरे ऑफिस में, तीसरे ऑफिस में, एंड उसमें बहुत टाइम लग जाता है एंड उसमें एक पक्का प्रोसेस है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसके ऊपर नीचे आप कुछ कर नहीं सकते। आपको अगर वो प्रोसेस फॉलो करना है तो करना पड़ेगा। वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी जीरो है,
आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार ने रूल्स में लिख दिया, जो सरकार ने उस एक्ट में लिख दिया कि भैया जी ऐसे ऐसे ही काम करना है, वही करना पड़ेगा, चाहे पैसा कम मिले ज्यादा मिले। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट के केस में बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसीलिए डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है। आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए सरकार के कामों में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले एक ऑफिस में फाइल जाएगी, फिर दूसरे में, तीसरे में, फिर पहला साइन करेगा, दूसरा साइन करेगा, तो बहुत लंबा टाइम लगता है सरकार के केस में डिसीजन मेकिंग का। अनएबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब क्योंकि तुम्हें इतना टाइम लग जाता है एक एक डिसीजन लेने में, इसलिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आई और तुमने डिसीजन लिया ही नहीं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि तुम्हें क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए। अगर तुम्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लेना है, तो अगर उनका एडवांटेज अगर आपको लेना है तो क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, पर आप तो डिले कर रहे हो, तो एडवांटेज आप नहीं ले सकते बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का। दूसरी चीज आती है रेड टेपिज्म। नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी। तो अगेन वही बात है जो हमने बोला कि प्रॉपर आप एक प्रोसेस जब तक फॉलो नहीं कर लोगे कि जिन जिन ऑफिस में फाइल जानी चाहिए, जहां जहां साइन होने चाहिए, जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। इसी को हमने बोला है रेड टेपिज्म, कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सरकारी अथॉरिटीज की। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है, क्योंकि आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर हो, तो अगर कांग्रेस की सरकार आएगी वो कुछ और बोलेगी, बीजेपी की सरकार आएगी वो कुछ और बोलेगी। जैसे ही सरकार बदल जाएगी सारी आपकी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी आपकी आइडियोलॉजी, सब कुछ बदल जाएगा। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मिनिस्टर है ना, जैसे सरकार बदलेगी सारे मिनिस्टर बदल जाएंगे, तो उस वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, जो कि इसके लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जैसे ही सरकार बदलेगी, नई सरकार अपने रूल्स लेकर आएगी, तो सबको एक बार फिर से सारे रूल्स दोबारा से समझने पड़ेंगे, दोबारा से अप्लाई करने पड़ेंगे। तो एक दिक्कत इसमें रहती है। इनसेंसिटिव टू द कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज टू देम। अब देखो ये भी हमें पता है कि जब कभी आप प्राइवेट स्कूल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट बस में जाओ, वहां पे आपको साफ सफाई अच्छी देखने को मिलती है, वहां पे आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रॉफिट उनको तभी बनेगा जब वो कंज्यूमर की सुनेंगे और उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। पर आप सरकारी स्कूल में या सरकारी ट्रेन, सरकारी बस में जाओगे, आपको वहां पे साफ सफाई नहीं मिलेगी, अच्छी एमिनिटीज नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि उनको कंज्यूमर की नीड्स के बारे में वो सोचते नहीं है। उनको बस ये है कि हमें तो ट्रेन चला देनी है, हमें तो स्कूल बना देना है, कैसा भी बने हमें बनाना है। तो वहां पे कंज्यूमर, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए तो काम नहीं कर रहे ना, वो तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो उसलिए वो कंज्यूमर की नीड्स का नहीं सोचते। तो वहां पे आपको अच्छी सर्विस देखने को नहीं मिलेगी। सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी ट्रेन वगैरह में, सरकारी बस में आपको साफ सफाई या अच्छी सर्विस देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो वो कंज्यूमर की नीड के बारे में सोचते ही नहीं है। तो ये सारे जो है इसके हमें डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं दूसरी टाइप पे, जो होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब देखो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या फर्क है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें और सरकार में कोई फर्क नहीं है। पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज सेपरेट, it is totally separate from the government। देखो it has a separate legal existence। सरकार और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये दो अलग लोग हैं, इन दोनों में कोई नाता नहीं है। सरकार का रोल सिर्फ इतना है कि सरकार एक एक्ट पास करती है। देखो सरकार एक स्पेशल एक्ट पास कर देती है पार्लियामेंट में, और उस एक्ट के अंदर बता देती है कि हमें ये पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश करनी है, ये उसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ये लोग उसमें काम करेंगे, ये उसमें चीजें होंगी। और उस एक्ट को पास करके एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बना के साइड में रख देती है। अब वो साइड में अपने सारे काम अपने आप करती है, उसमें सरकार की दखलंदाजी बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आती है SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये वन ऑफ द सबसे बड़ी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की एग्जांपल है। तो सरकार ने एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट में और SBI को एस्टैब्लिश कर दिया उस एक्ट के अंडर। उस एक्ट के अंडर SBI की रूल्स, रेगुलेशंस, पावर्स, एम्प्लॉइज, टेन्योर सब कुछ बता दिया। और अब SBI को खुला छोड़ दिया, साइड में छोड़ दिया कि अब मैंने तुम्हें सब बता दिया कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, अब तुम देखो, अब करो तुम खुद से। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ऐसा नहीं था। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सरकार खुद थी, वो डिपार्टमेंट एक सरकार का ही पार्ट था और सरकार खुद उसमें काम कर रही थी। पर यहाँ पे सरकार खुद काम नहीं कर रही, सरकार ने तो बस आपको रूल्स बता दिए कि कैसे करना है। अब वो प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया कि अब वो तुम खुद देखो कि वो काम तुम्हें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। खुद तुम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दो, तुम खुद अपना प्रॉफिट कमाओ, लॉस करो, जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो। मैंने तुम्हें रूल्स बता दिए, सरकार ने रूल्स बता दिए एक्ट के थ्रू, और सरकार ने उसको खुला छोड़ दिया, सेपरेट छोड़ दिया कि अब वो अपने आप काम कर सकते हैं। तो देखो
इसको सरकार एग्जिस्टेंस में लेकर आई बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर्स। एक्ट में उसकी पावर बताई जाती है, उसकी फंक्शन, उसके रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, उसके एम्प्लॉइज को कैसे कैसे उसने हायर करना है, कितना पैसा देना है, सब बताया जाता है। रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के साथ उसका क्या रिलेशन रहने वाला है, सब कुछ उस एक्ट में डिफाइन करा जाता है। पावर ऑफ द गवर्नमेंट भी इसमें होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक्ट बनाया है, तो गवर्नमेंट एक्ट में जो चाहे वो लिख सकती है, तो गवर्नमेंट की पावर इसमें होती है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर रूल्स रेगुलेशंस थोड़ी स्ट्रिक्ट ना रखे, लीनियंट रखे एक्ट में, तो गवर्नमेंट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावर दे दे उसको एक्ट में, गवर्नमेंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो चाहे वो एक्ट में लिख सकते हैं। बट काम कौन करेगा? एक्ट पास होने के बाद प्राइवेट लोग। गवर्नमेंट ने एक्ट बना के छोड़ दिया साइड में कि अब प्राइवेट लोग इसको संभालेंगे, तो गवर्नमेंट के पास भी, गवर्नमेंट की पावर भी इसमें है, लेकिन साथ में ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि प्राइवेट लोग अब इसमें काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के तरह रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल बनाए, एक्ट बनाया, और गवर्नमेंट अब पीछे हट गई, अब प्राइवेट लोग आगे आ गए और अब वो जो है काम कर रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है और गवर्नमेंट की पावर भी है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का मिक्सचर हो गया। और ये क्या है? एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, गवर्नमेंट से टोटली सेपरेट है, अपने आप में अलग से है। आप एसबीआई के ऊपर केस कर सकते हो, एसबीआई आपके ऊपर केस कर सकता है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। एसबीआई या कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपने आप में एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है इन द आईज ऑफ लॉ। आगे चलते हैं, फीचर्स देखते हैं इसके। तो पहला फीचर है, इट इज सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ऑलरेडी मैंने बता दिया, वो गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एक्ट में जो लिखा है उसी से गवर्न किया जाता है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को। इट कैन स्यू, मतलब कि ये किसी के ऊपर केस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मैंने क्या बोला, इट इज इन द आईज ऑफ लॉ अ सेपरेट इंस्टीट्यूट, अपने आप में एक सेपरेट, एक आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ एसबीआई किसी के ऊपर केस कर सकता है, कोई भी एसबीआई के ऊपर केस कर सकता है। एसबीआई किसी के साथ चाहे तो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एसबीआई कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच सकता है अपने खुद के नाम पे। बस एसबीआई की क्या होगी, एक स्टैंप होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील। उस स्टैंप को एसबीआई कहीं भी लगाएगा, यानी कि एसबीआई के डायरेक्टर्स मैनेजर्स कहीं भी लगाएंगे किसी पेपर पे, तो वो स्टैंप जो है उससे क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि एसबीआई ने किसी पे केस किया है या एसबीआई ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या कॉन्ट्रैक्ट किया। तो क्योंकि ये सेपरेट है इसलिए ये अपने नाम पे सब कुछ कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पैसा कहां से आता था? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में उसका जो प्रॉफिट होता था वो कहां जाता था? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है। एसबीआई है या कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, वो सरकार की ट्रेजरी में ना तो अपने प्रॉफिट्स डिपॉजिट करवाती है और ना ही सरकार की ट्रेजरी से अपना खर्चे के लिए पैसा लेती है। ये अपने एम्प्लॉइज को खुद से पैसा देती है, ये अपना खुद का प्रॉफिट कमाती है, अपने खुद के अकाउंट्स मेंटेन करती है, उन्हीं अकाउंट्स में अपना प्रॉफिट संभाल के रखती है और उसी प्रॉफिट से अपना सारे का सारा खर्चा करती है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने से लेके सारी चीजें तक। तो ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है, यानी कि ये सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है पैसे के लेन देन के लिए, अपने पैसे खुद संभालती है, अपने खर्चे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खुद से करती है। नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, मैंने बोला था सेम वही अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस उन पे लगेंगे जो गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स पे लग रहे हैं, पर ऐसा इसके केस में नहीं है। इसके खुद के अलग अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर होंगे जो कि सरकार से अलग है। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो सरकारी एम्प्लॉइज नहीं होते हैं। जी हाँ, तो एसबीआई के जो एम्प्लॉइज हैं वो सरकारी एम्प्लॉइज हम उनको नहीं मानेंगे। इसके जो एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज माने जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही उनको पैसा देती है, सैलरी देती है, गवर्नमेंट ही सारे रूल रेगुलेशन बनाती है। इसके केस में एसबीआई अपने एम्प्लॉइज को अपना जो उनकी सैलरी का पैसा है अपनी जेब से दे रहा है, अपने पैसे से दे रहा है, अपने फंड से दे रहा है। सरकार एसबीआई के एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे रही, तो एसबीआई के या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज सरकारी एम्प्लॉइज नहीं होते हैं। मेरिट्स क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें वो काम कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर इसमें काम कर रहा है, क्योंकि सरकार ने एक्ट बना के छोड़ दिया। अब काम कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फंड्स डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, मैंने आपको बता ही दिया। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पैसा जो मिलता है वो जो सरकार का जो बजट होता है, जो हर साल फरवरी में पार्लियामेंट में बताया जाता है कि सरकार का क्या बजट है, उसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बजट भी बताया जाता है। पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपना बजट खुद बनाती है, सरकार के बजट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये अपने आप से काम करती है, सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट की पावर भी है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, गवर्नमेंट जो मर्जी एक्ट बनाए,
कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, और प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं। सो दोनों चीजें इसमें आ जाती है, जो इसका एक बहुत बड़ा मेरिट है, पर थोड़ी सी डीमेरिट्स भी है। अब देखो, अगर सरकार ने एक्ट बनाया है, सरकार ने इसको बना के अगर रख दिया है साइड में, तो उसका मतलब ये नहीं कि सरकार पूरी तरीके से अपने हाथ पीछे कर लेगी और सरकार बोलेगी अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगी। ऐसा नहीं होता। जब सरकार ने एक्ट बनाया है तो सरकार ऑब्वियस सी बात है उसमें दखल अंदाजी भी करेगी। देखो, ऑन पेपर नहीं होता, पर एक्चुअल में अगर तुम प्रैक्टिकली जाके देखोगे तो सरकार बहुत चीजों में दखल अंदाजी करती है, बहुत चीजों में इनके ऊपर दबाव डालती है। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। ऑन पेपर नहीं होता, पर एक्चुअल में जाके देखोगे तो होता है। करप्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है, क्योंकि सरकार आ गई है, जब बीच में सरकार इंटरफेयर करती है तो करप्शन देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है सिर्फ ऑन पेपर है, लेकिन एक्चुअल में सरकार इंटरफेयर करती है, सरकार जैसे बोलती है वैसे ही होता है। तो एक्चुअल में भी आप एसबीआई में जाके देखोगे कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी आपको देखने को मिलेगा कि जो उनकी सरकार ने टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ ऑन पेपर है, सरकार इंटरफेयर करती है, करप्शन होता है। एंड गवर्नमेंट के जो एडवाइजर्स हैं वो इसके टॉप मोस्ट पोजीशंस पे, इसके मैनेजमेंट में, इसके बोर्ड में बैठे होते हैं गवर्नमेंट के एडवाइजर्स। सो विच इज वाई गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा इसमें हमें देखने को मिलता है। इन दोनों से अलग तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है गवर्नमेंट कंपनी। देखो, अब फिर से शुरू से एक बार समझे तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट का ही वो एक पार्ट थी, गवर्नमेंट से सेपरेट नहीं थी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट ने बनाया था, पर गवर्नमेंट से सेपरेट थी। अब गवर्नमेंट कंपनी जो है बिल्कुल ही सरकार से सेपरेट है। ना सरकार ने कोई एक्ट पास करा है इसको बनाने के लिए, ना सरकार ने इसको बनाया है, ना सरकार ने इसको पावर बताई है, ना ही सरकार का ये कोई पार्ट है, ना ही ये सरकार का कोई डिपार्टमेंट है, ना तो इसके एम्प्लॉयज सरकारी एम्प्लॉयज हैं, ना तो सरकार से इसको पैसा मिलता है, ना इसका पैसा सरकार के पास जाता है। अब इसमें फिर सरकार का रोल है क्या, ये समझते हैं। सो एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में समझा था कि कंपनी क्या है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे बाकी कंपनीज इस एक्ट के अंडर रजिस्टर होती हैं, वैसे ही एक गवर्नमेंट कंपनी भी इसी एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाई जाती है। सो कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाई जा रही है, कोई भी बिजनेस, उसको हम कंपनी बोलते हैं। बट वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगी? कंपनीज तो सारी हैं जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर है, वो गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगी? जब उस कंपनी में नॉट लेस देन 51% ऑफ जो शेयर है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। यानी कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ शेयर। तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसमें एटलीस्ट 51% जो शेयर है जो कैपिटल का, वो किसके पास होना चाहिए? सरकार के पास। अब वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके वो शेयर जो है किसी कंपनी का खरीद सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी में टोटल कैपिटल में से 51% ऑफ जो शेयर है कैपिटल का वो सरकार के पास है, तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। सो देखो क्या है, अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट, या फिर थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी या तो सेंटर के पास या स्टेट के पास, या सेंटर और स्टेट दोनों के मिलके अगर टोटल एटलीस्ट 51% कैपिटल जो शेयर है वो सरकार के पास है, तो हम उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। और includes a company which is a subsidiary of a government company। और अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है, उसका कोई सब डिवीजन है, कोई दूसरी कंपनी उसके अंडर काम कर रही है, तो उस सब्सिडरी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। सो कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है और उसमें एटलीस्ट 51% ऑफ जो शेयर है वो सरकार के पास है, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी बोलते हैं। ये जो शेयर्स है ये किसके नाम पे खरीदे जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ये जो 51% जो शेयर्स हैं वो खरीदे जाते हैं। आगे चले इसके फीचर्स देखें। सो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट के अंडर बनी है, ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, टोटली सेपरेट है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम एनी पर्सन, टोटली इंडिपेंडेंट है ये। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कंपनीज एक्ट में जो कुछ लिखा है, जो बाकी कंपनीज के ऊपर लागू होता है, वही सरकारी कंपनियों के ऊपर भी लागू होता है। एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू ओन रूल्स, इनके खुद के रूल्स होते हैं, सरकारी रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एनुअल रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में हमें हर साल प्रेजेंट करनी पड़ती है, विच इज वाई ये पब्लिक को अकाउंटेबल होती है। ऑब्टेन्स इट्स फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स। अगर इसको पैसा चाहिए तो या तो 51%
तक एटलीस्ट पैसा सरकार से आएगा, या फिर प्राइवेट लोग भी बाकी का पैसा इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पैसा आता है सरकार के ट्रेजरी से नहीं आ रहा कि सरकार इसको ट्रेजरी में से पैसा निकाल के दे रही है कि लो बेटा आपने खर्चे कर लो, ऐसा नहीं है। ना ही इसके प्रॉफिट्स ट्रेजरी में जाते हैं, ना ही गवर्नमेंट के बजट में इसका बजट बताया जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इट इज ऑल्सो परमिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट से ये फंड्स रेज करना चाहे तो उस चीज की भी जो है इनको छूट है कि ये स्टॉक मार्केट से जाकर जो है अपने फंड्स रेज कर सकती हैं। आगे चलते हैं, इसके मेरिट्स देखते हैं। तो पहला मेरिट क्या है कि कंपनीज एक्ट के अंडर बनी है, तो फिर ऑब्वियसली सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंडर है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट से डिफरेंट है। ऑटोनॉमी है, यानी कि फ्रीडम है, अपने सारे मैनेजमेंट डिसीजन ये खुद से ले सकते हैं, सरकार का कोई इसमें रोल नहीं होता है, सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं करती है। ऑन पेपर अगेन प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस, और सस्ते रेट पे जनता को गुड्स एंड सर्विसेज ये देती है। आगे लेकिन डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि गवर्नमेंट जो है 51% तो एटलीस्ट होल्ड कर रही है ना, एटलीस्ट 51% किसके पास है, सरकार के पास है। तो काफी बार ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही होती है शेयर होल्डर, पूरे का पूरा 100% तक जो ओनर होती है वो सरकार ही होती है। तो ऐसे केस में जो है गवर्नमेंट ही है टोटल ओनर तो देखा जाए, तो ऐसे केस में जो है कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजन है उसका रेलेवेंस रह नहीं जाता, क्योंकि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाती है, करप्शन आ जाती है, रेड टेपिज्म आ जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। इट इज नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि अपनी हर चीज के लिए डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल है, बस ये अपनी एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में दिखाती है, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि रोज रोज इसके ऊपर डिस्कशन होगी, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, इसलिए गवर्नमेंट जो है इसमें अपने तरीके से मैनेजमेंट करती है, गवर्नमेंट ही इसमें बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करती है। तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है तीनों टाइप्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पूरी तरह सरकार का पार्ट थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, गवर्नमेंट ही पैसा देती थी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सरकार ने एक्ट बनाया था, पर वो सरकार से अलग थी, ना ही सरकारी एम्प्लॉइज थे, ना ही सरकार से पैसा आता था। गवर्नमेंट कंपनी में तो पूरी तरह सरकार से अलग है, ना सरकार ने कोई एक्ट बनाया है, तो ना ही सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं, ना सरकार से पैसा आता है। गवर्नमेंट कंपनी इज जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, बट उसका एटलीस्ट 51% शेयर जो है गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये थी तीन टाइप्स, जिन तीनों तरीके से हमारे देश की जो सरकार है, पब्लिक सेक्टर है, वो बिजनेस कर सकता है। इन तीनों के अलावा एक दो कॉन्सेप्ट हमारे पास और आते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल एंटरप्राइज का। देखो, ग्लोबल एंटरप्राइज का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो एक से ज्यादा देशों में बिजनेस कर रही है। कोई भी ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देश में बिजनेस करे उसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज या फिर एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी हम उनको बोलते हैं। दे हैव देयर ऑपरेशंस इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में, सिंपली बोला जाए तो एक से ज्यादा कंट्री में ये काम करती हैं। इंटरनेशनल कंपनीज ये होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एप्पल, सैमसंग, गूगल, हमारा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर हमारा पेप्सी हो गया, कोई भी ऐसा ब्रांड है तो वो एक से ज्यादा देश में है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी है। हेडक्वार्टर तो एक ही कंट्री में होते हैं, जिस कंट्री में हेडक्वार्टर होते हैं उसको हम बोलेंगे होम कंट्री। जैसे कि एप्पल का हेडक्वार्टर हमारा यूएस में होगा, तो यूएस उसकी होम कंट्री होगी। बाकी सारी कंट्रीज एप्पल के लिए क्या होंगी, होस्ट कंट्रीज होती हैं। बहुत बड़ी होती हैं साइज में, ह्यूज साइज है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास होती है, क्योंकि बहुत इतने जब बड़े लेवल पे काम करना है, देखो जितना छोटा बिजनेस है उतने छोटे एरिया में होगा। बहुत छोटी सी दुकान है, फॉर एग्जांपल घर के पास किराना शॉप, बहुत कम पैसा होता है, कम इन्वेस्टमेंट होती है, कम चीजें होती हैं, कम टेक्नोलॉजी होती है, तो वो बस अपने ही थोड़े से मोहल्ले में, अपनी ही गली में वो जो है बिजनेस कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आपका पैसा आपके पास बढ़ता जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है, आप पहले एक सिटी में बिजनेस कर रहे हो, एक स्टेट में, एक कंट्री में, और जब बहुत ही ज्यादा पैसा आपके पास आ जाए, जब बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हो, तो आप एक से ज्यादा देश में बिजनेस करने का सोचते हो। तो जब मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी होती है साइज में, और उनके पास बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है, वरना छोटा मोटा बिजनेस पूरी दुनिया में एक्सपैंड नहीं कर सकता। बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, नेटवर्क बहुत अच्छा होता है ऑफ ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जांपल कोक, अमेजॉन, ह्यूंडई, नाइक, सैमसंग, एप्पल एटसेट्रा, ये सारे जो कंपनीज है हमारी एक से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं, और इसी वजह से इन सभी कंपनीज को हमने क्या बोला है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस बोला है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, बहुत ज्यादा पैसा इनके पास होता है। फॉरेन कोलैबोरेशन,
दूसरे देश में जाकर के दूसरे देश की कंपनीज के साथ ये लोग कोलैबोरेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बाहर से कोई कंपनी इंडिया में आई तो इंडिया में उसको फुल जीरो से शुरू से बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, पर अगर वो इंडिया में आके इंडिया की कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर ले तो उसको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, उसको एक पार्टनर मिल जाएगा इंडिया में। तो इंडिया के फॉरेन कंट्रीज में जाके वहां पे कोलैबोरेशन करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव होते हैं, बहुत नए और अच्छे तरीके के, बहुत नई एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स इनके पास होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी होती हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, अपनी जो मार्केट टेरिटरी है उसको एक्सपैंड ये लोग कर रहे हैं जब ज्यादा कंट्रीज में जाते हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, कितनी ही बड़ी कंपनी हो, कितने ही देशों में फैली हो, कंट्रोल उसका एक जगह से होता है जहां उसका हेडक्वार्टर है, उसकी होम कंट्री में, वहां पे एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से उसका कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। आगे चले बात करें तो ज्वाइंट वेंचर्स अगली चीज हमारे पास आती है। तो ज्वाइंट वेंचर क्या है? जैसे हमने कोलैबोरेशन के बारे में पढ़ा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। देखो, व्हेन टू बिजनेस अग्री टू ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट इट गिव्स राइज टू अ ज्वाइंट वेंचर। जैसे कि मैंने बोला कि एक कंपनी है फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड। अब ये ABC लिमिटेड मैं बोलती हूँ यूएस की कंपनी है, अगर इसको इंडिया में आना है तो इंडिया में आके इसको नए सिरे से जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी, पूरी मार्केट समझनी पड़ेगी, अपनी ऐड करनी पड़ेगी, अपने कस्टमर बनाने पड़ेंगे, जीरो से इसको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इंडिया में आए और इंडिया में ऑलरेडी कंपनी है XYZ लिमिटेड, उस कंपनी के साथ अगर ये कोलैबोरेट कर ले, उस कंपनी के साथ अगर ये ज्वाइंट वेंचर कर ले, तो क्या होगा? इस XYZ लिमिटेड के पास ऑलरेडी भारत में, इंडिया में सारे रिसोर्सेज हैं, इसका नाम ऑलरेडी इंडिया के लोग जानते हैं, इसकी ऑलरेडी अच्छी खासी ऐड हो रखी है, अच्छी खासी मार्केटिंग इसकी ऑलरेडी हो रखी है, इसके पास ऑलरेडी अच्छा खासा कस्टमर बेस है। तो जब ये ABC लिमिटेड जब ये इंडिया में आएगी तो XYZ के साथ जब ये कोलैबोरेट करेगी, ज्वाइंट वेंचर करेगी, तो उसको जीरो से बिजनेस शुरू नहीं करना पड़ेगा। देखो इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था बायजूस आकाश, बायजूस और आकाश ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर लिया था कि बायजूस ने आकाश को खरीद लिया था। तो वहां पे हमें एक काइंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर की सिचुएशन देखने को मिलती है, जब दो बिजनेस एग्री करते हैं, साथ मिलकर काम करेंगे एक कॉमन पर्पस के लिए, और उसमें दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट होगा, तो उसमें हमें जो है ज्वाइंट वेंचर देखने को मिलता है। अब 2 और मोर पेरेंट कंपनीज एग्री टू शेयर द कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, रिस्क, रिवॉर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंटिटी अंडर द शेयर्ड कंट्रोल। क्या बोला गया है? जो मेन जो कंपनीज होती हैं जो ज्वाइंट वेंचर कर रही हैं, उनको हमने क्या बोला? पेरेंट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेरेंट कंपनी क्या होगी? ABC लिमिटेड होगी और XYZ लिमिटेड होगी। ये दोनों मिल करके क्या करेंगे? ज्वाइंट वेंचर करेंगे। तो ये दोनों मिल करके हाथ मिलाएंगे और बोलेंगे हम दोनों तैयार हैं अपनी कैपिटल को शेयर करने के लिए, यानी पैसे को शेयर करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को शेयर करने के लिए, अपने रिस्क, प्रॉफिट, हर चीज को शेयर करने के लिए हम तैयार हैं अंडर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंटिटी। तो ये दोनों मिलकर के एक कोई नई एंटिटी बनाएंगे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर दोनों तैयार हो जाएंगे अपनी सारी चीजों को शेयर करने के लिए, ताकि जिससे दोनों को ही बेनिफिट हो। और उसमें जो कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट होगी, जो बोर्ड होगा, वो दोनों का ही होगा, दोनों ही मिलके उसमें कंट्रोल करेंगे, ओनरशिप मैनेजमेंट करेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होते हैं यहाँ पे वो भी शेयर हो जाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो जाते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? पहला रीजन देखो इसमें आता है बिजनेस एक्सपेंशन, कि आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। जैसे हमें बायजूस के केस में देखने को मिलता था, जब बायजूस US गया या उसको किसी नई कंट्री में जब जाके बिजनेस करना था, तो उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जाके वहां के जो लोकल बिजनेस थे उनको जो है उनके साथ ज्वाइंट वेंचर किया, उनको खरीद लिया, उनके साथ मिलकर बिजनेस किया। तो उससे क्या हुआ? बायजूस की एक्सपेंशन होने लगी इन USA एंड इन अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि जैसे कि मान लो इस कंपनी के पास कोई एक टेक्नोलॉजी है, इसके पास दूसरी टेक्नोलॉजी है, अगर ये दोनों टेक्नोलॉजी को मिला देंगे तो मिलके एक नया प्रोडक्ट बन सकता है। तो इन्होंने ज्वाइंट वेंचर कर लिया, जिसके अंडर ये दोनों अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसका प्रॉफिट ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। मूविंग इनटू अ न्यू मार्केट, किसी नए देश में जा रहे हो तो ज्वाइंट वेंचर करते हो, पर्टिकुलरली इन अनदर कंट्री। किसी नई मार्केट में, नए देश में जाते हो तो ज्वाइंट वेंचर करने से बहुत बेनिफिट्स कंपनीज को होते हैं। अगली चीज आती है, क्या बेनिफिट है? ज्यादा रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स, पैसा, जगह, हर चीज ज्यादा मिलेगी, फैक्ट्रीज, कैपेसिटी। तो आप ज्यादा प्रोडक्शन, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी जब आप ज्वाइंट वेंचर करोगे। असेस टू न्यू मार्केट, नई मार्केट का असेस मिलेगा, नए देश में जाओगे तो। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अब देखो जो XYZ लिमिटेड थी, इसके पास इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का क्या मतलब है?
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए होता है। देखो जैसे कि आप लोग जो है नॉर्मली अपने घर के पास से कुरकुरे जैसे अगर मैं लेती हूँ या लेज है या कोई भी चिप्स का पैकेट है आप अपने घर के पास से खाते हो। अब किसी ने भी आप किसी भी स्टेट में हो इंडिया की आपने कुरकुरे लेज इन चिप्स का नाम सुना होगा। ऐसा क्यों है कि ये चिप्स हर किसी ने खाए हैं, हर किसी ने इनका नाम सुना है? क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। पूरे देश भर में छोटी से छोटी किराने की दुकान पे, छोटी बड़ी पे तो चलो होगा ही, छोटी से छोटी किराने की दुकान पे आपको कुरकुरे लेज ये सारे चिप्स देखने को मिल जाएंगे। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो जितनी ज्यादा दुकानों पे लेज कुरकुरे चिप्स आपको देखने को मिलेंगे उतना ज्यादा इनकी बिक्री होगी, उतनी ज्यादा इनकी जो है सेल होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत जरूरी होता है कि कैसे आप पूरे देश में छोटी से छोटी किराने की दुकान पे अपने प्रोडक्ट को भेज सको, वहां जाके सेल कर सको। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जब आपको किसी दूसरी कंपनी का चाहिए तो आप उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करते हो, टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है दूसरी कंपनी की, इनोवेशन मतलब कुछ नया करना, आप दोनों मिलके कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हो, कुछ नया लेके आ सकते हो। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब आप दोनों मिलके बिजनेस करोगे, एक लार्ज स्केल पे बिजनेस करोगे, और जब भी बिजनेस लार्ज स्केल पे होता है तो हर चीज सस्ती पड़ जाती है, तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, जैसे मैंने बोला अगर एबीसी लिमिटेड भारत में आके बिजनेस करे उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, नया ब्रांड नेम बनाना पड़ेगा। पर अगर वो इंडिया में आके इसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर ले तो इसका नाम तो ऑलरेडी कस्टमर को पता है ना, कस्टमर ऑलरेडी इस कंपनी का सामान खरीद रहा है ना, तो इसको इंडिया में आके ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम मिल जाएगा। इसको इंडिया में आके दोबारा से अपनी जो है मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चले तो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम भी हमें इसमें देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जॉइंट वेंचर। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रहता है जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल के बारे में। बहुत जल्दी से समझते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। पीपीपी मॉडल क्या है? देखो एक ऐसा मॉडल है जिसके अंडर सरकारी और देखो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग जो है मिलके बिजनेस करते हैं। पब्लिक यानी कि सरकार, प्राइवेट यानी कि आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल लोग, हम लोग मिलके जब बिजनेस करें तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो प्राइवेट लोगों के पास, आपके और मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं होंगे, पर सरकार के पास करोड़ों रुपए होते हैं। लेकिन सरकारी कोई भी आप चीज देखो, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल, वो अच्छे से मेंटेन नहीं होते क्योंकि सरकार को प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करना होता, तो सरकार को अच्छे से मैनेजमेंट करनी नहीं आती। मैनेजमेंट किसको अच्छी आती है? प्राइवेट लोगों को। तो सरकार पैसा लगाएगी, प्राइवेट लोग मैनेजमेंट करेंगे, जब दोनों मिलके बिजनेस करेंगे तो पैसा भी ज्यादा होगा, यानी कि बिजनेस एक बहुत बड़े स्केल पे हो पाएगा एंड बिजनेस अच्छे से भी होगा क्योंकि प्राइवेट लोग उसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो वो अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ऐसे केस में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाते हैं। देखो यूजुअली ये वहां पे होता है बिजनेस जहां पे बहुत सारे पैसे की जरूरत है। अगर हमें छोटा मोटा बिजनेस करना है वहां पे सरकार के साथ हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे ज्यादा पैसे की जरूरत है ही नहीं। तो ये बिजनेस मॉडल वहीं पे यूज होता है जहां पे बहुत सारे पैसे की जरूरत है, जो पैसा हमें सरकार से मिल सकता है। तो देखो क्या बोला गया है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सर्विसेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े बिजनेसेस में ये काम होता है। पब्लिक सेक्टर इंश्योर्स दैट द सोशल ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड, यानी कि अगर कोई भी सरकारी आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, कोई भी चीज की आपको परमिशन लेनी है तो सरकार वो परमिशन आपको दिलवा देगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स आर सक्सेसफुली मेट, एंड सरकारी जो है इन्वेस्टमेंट्स भी सरकार करती है। द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, सरकार ऑब्वियसली पैसा देती है, एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट दैट सपोर्ट्स द पार्टनरशिप। और अगर कोई भी आपको जमीन जायदाद कुछ भी एसेट अगर आपको चाहिए, कोई बिल्डिंग चाहिए, वो सब सरकार आपको जो है दिलवा सकती है बिजनेस करने के लिए। इन एडिशन टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड लोकल नॉलेज। तो सरकार क्या क्या इसमें देती है, सरकार क्या क्या आपको दे रही है? सबसे पहले तो सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करती है कि कोई भी आपको अगर परमिशन चाहिए सरकार से, वो सरकार दिलवाएगी। कोई पेपर साइन करवाना है, कोई जमीन के कागज है, कुछ भी ऐसा सोशल ऑब्लिगेशन है, सरकार फुलफिल करवाती है। सरकार ये भी ध्यान रखती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है, कि गरीबों का हक नहीं छीना जा रहा, एनवायरमेंट को खराब नहीं किया जा रहा, सरकार ये भी ध्यान रखती है। एंड सरकार जो है आपको पैसा देती है, ट्रांसफर क्या करती है, आपको इन्वेस्टमेंट देती है, कैपिटल देती है। एंड कोई भी अगर आपको जमीन चाहिए, कोई बिल्डिंग चाहिए, सरकार उसको जो है खरीद के बिजनेस में देती है। ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, इन सभी चीजों को इकट्ठा करता है और अपनी एक्सपर्टीज से बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करता है, ऑपरेशंस को अच्छे से करता है, सारे टास्क अच्छे से मैनेज करता है, इनोवेशन लेके आता है, बिजनेस को अच्छे से चलाता है ताकि बिजनेस को प्रॉफिट हो सके। देखो ये चीज आपने देखी होगी कि कभी भी आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, प्राइवेट बस में या प्राइवेट किसी भी चीज में
में जाओगे बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, बहुत अच्छे खासे वहां पे वो पैसे भी चार्ज करते हैं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। पर सरकार को मैनेजमेंट इतनी अच्छे से नहीं आती, सरकार की फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती, हॉस्पिटल, स्कूल, ट्रेन, बस किसी भी चीज में साफ सफाई नहीं होती, फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती, सब कुछ बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में होता है। तो सरकार जो है वो काम नहीं अच्छे से कर पाती है, हमें समझ आ गया। तो इसलिए हमने प्राइवेट सेक्टर से काम करवा लिया और पैसा जो है सरकार से ले लिया, और जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट मिलकर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर आपस में बांट लेंगे। तो ये कब कब हमें देखने को मिलता है? पावर जनरेशन के केस में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, वाटर सप्लाई के केस में, सैनिटेशन के केस में, पाइपलाइंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग फैसिलिटीज, ऐसी किसी भी चीज में जहां पे पैसा तो बहुत चाहिए लेकिन एक्सपर्टीज भी चाहिए, तो पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर जब मिलके बिजनेस करें वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल खोलते हैं। आई होप इसके साथ पूरे का पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा। हमने पहले 3 टाइप्स पढ़ी, किन 3 टाइप से सरकार बिजनेस करते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट कंपनी। और उसके बाद हमने 3 और टॉपिक्स पढ़े: ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जॉइंट वेंचर्स एंड द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आई होप पूरे का पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा, एक सिंगल वीडियो में हमने कवर किया है। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।